new chapter, that is your financial statement of banking company. जब भी बैंकिंग कंपनी का ख्याल आता है तो दिमाग में दौड़ जाता है बैंक, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, ये बैंक्स हैं और इनका मेन काम होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और उधार देना. दिस इज द मेन वर्क. इज इट क्लियर? अच्छा, अगर इनके बिजनेस का मेन नेचर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडिंग करना, पैसे की उधार देना, तो इसका मतलब दे हैव देयर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना. बेसिकली मोबिलिटी में काम करते हैं ये बैंक. बैंक का मतलब ये नहीं कि बैंक इज अ मीडिएटर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिपॉजिट आवर अमाउंट and we are just going to get the amount of loan. Not at all. This is not the sole work of the bank. ये हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए बहुत हेल्दी रोल प्ले करते हैं. किस तरह का रोल प्ले करते हैं? ये हमारे पैसों को सर्कुलेट करते हैं. ये बच्चे इधर वाला साइड मान लेते हैं, ये लोग नौकरी करते हैं, मान लेते हैं ये लोग बिजनेस करते हैं. बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें जितने पैसों की जरूरत है वो कम है. वो एक कुएं की तरह होता है, जितना डालो कम है, और चाहिए और डालो और कम है. ये है हमारा बिजनेस. और नौकरी में क्या होता है? सुबह गए काम पे, शाम को वापस आ गए. 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख की सैलरी है, 2 लाख की, कितना खर्च करेंगे? 20, 25, 30, 40. उसके बावजूद जेब में बचा रह जाता है 40-50 हज़ार. क्या करें? उसको जेब में रहने दें? नहीं, उसको रहने दें. क्या उस पैसे से हमने कोई एक्टिविटी की? ना. मैं जाऊंगा इनके पास जो नौकरी वाले हैं, या ये लोग जाएंगे, कहेंगे हमें पैसा उधार चाहिए, ये लोग दे देंगे, आंख बंद करके दे देंगे. क्यों? दे डोंट हैव एनी फेथ विद ईच अदर. और कितने लोगों को आप जानते हैं कि जो पैसा दे? मीडिएटर का काम करता है बैंक. वो आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देगा. क्या कर रहे हो पैसा अपनी जेब में? भाई क्या कर रहे हो? लाओ इधर दो. इंटरेस्ट चाहिए? हाँ इंटरेस्ट चाहिए. बैठे बैठे मिलेगा, तुरंत ये लोग पैसा देंगे हमें. हम बैंक हैं, हमें 10% के हिसाब से इन लोगों ने पैसा दे दिया. मान लेते हैं 10%, होता वैसे 6, 7, 8 है, जो भी 10% पर दिया. इन लोगों को पैसा चाहिए. मैं कहूँगा पैसा चाहिए, हाँ पैसा चाहिए, तो मैं कहूँगा ले लो 15% का इंटरेस्ट. बीच में मैंने 5% कमा लिए. लेकिन देखो ना, जो पैसा ब्लॉक था सोसाइटी में वो सर्कुलेट हो रहा है, मोबिलिटी हो रही है उस पैसे की, और इससे हमारी इकोनॉमिक पोजीशन भी स्ट्रांग बनेगी. इज इट क्लियर? मनी सर्कुलेट होगा और उसका यूज होगा. तो ये काम है मेन बैंक का. और बैंक का काम ये नहीं है सामान खरीदना और बेचना. दे हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग एक्टिविटी. वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं, और इसीलिए इनको शेड्यूल 3 नहीं अडॉप्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए. दे हैव टू ऑप्ट देयर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. क्योंकि वहाँ पर अब हमारी रिक्वायरमेंट, या जो पब्लिक है उसकी रिक्वायरमेंट बैंक से ये जानने की नहीं है कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट. नो, उनकी अब रिक्वायरमेंट ही दूसरी है कि बैंक ने टोटल कितना लोन दिया, कितना लोन लिया, कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना पैसा मार्केट में दिया था जो डूबने की पोजीशन में है. दे जस्ट वांट टू नो दैट. और ये इसका स्पेशल फीचर इसको बाकियों से अलग करता है, और इसीलिए इसको स्पेसिफिक कंपनियों के कैटेगरी में रखा जाता है. स्पेसिफिक नेचर की कैटेगरी है, और इसके लिए हम लोग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो RBI. अब बैंक जो गवर्न होता है RBI एक्ट से गवर्न होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होता है. उनके सारे सिस्टम रेगुलेशन के वहाँ पर दिए गए हैं. अब क्या करें?
स्पेसिफिक नेचर है, स्पेसिफिक एक्ट है, तो फॉर्मेट भी हमारा स्पेसिफिक ही होगा। जिस तरह हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट देखते हैं ड्यू टू हैविंग देयर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, इन द सेम वे बैंकिंग कंपनी के केस में भी हमको फॉर्मेट अलग से देखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, फॉर्मेट हमको अलग से देखना है। बैंकिंग कंपनी को भी हमने कई पार्ट्स में बांटा हुआ है। शेड्यूल्ड बैंक, अच्छा दो तरह से, पहला जो हमारे बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कॉमर्शियल बैंक में फिर तुम्हारे आ जाएंगे प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ये आ जाएंगे हमारे, ये हमारे आ जाएंगे। 26 हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं और 82 के आसपास हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इज इट क्लियर? तो अब हमें देखना है कि आखिर इनकी स्पेसिफिक कैटेगरी या कैरेक्टर या नेचर क्या होता है, बैंकिंग का सिस्टम क्या है, जरा उसके बारे में भी बात कर लें। हम बैंक में गए, एंट्री किए, मुझे मिस्टर वाई को 50,000 रुपए देने हैं। मैं बैंक में गया, मुझे मिस्टर एक्स के अकाउंट में 20,000 रुपए रेंट डिपॉजिट करना है। कई सारे ट्रांजेक्शन, किसी बच्चे को फीस जमा करनी है तो बैंक में जाता है। आजकल कॉलेजेस वगैरह का सीधे बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपसे कहा जाता है कॉलेज में आकर फीस न जमा करके आप सीधे बैंक में डिपॉजिट कर दो, रिसीट बुक पहले ही मिल जाती है। तो ये सिस्टम है। अब आप बैंक में जाते हो, छोटे से छोटे काम के लिए बैंक में जाते हो। आप बैंक में गए, आपने कहा पैसा चाहिए, क्या चाहिए? मुझे अपना पैसा निकालना है, 1 लाख रुपए निकालना है। बैंक वाला कहेगा अच्छा 1 लाख रुपए, ये रसीद भर दो। रसीद भर दिया, तुरंत आप काउंटर पर जाते हैं, 1 लाख रुपए निकाल कर ले आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाते हैं, एक स्लिप भरते हैं जिसके 2 पार्ट होते हैं। ये मेन स्लिप होती है, उसका काउंटर पार्ट होता है। इस पर आपको सील लग करके वापस मिल जाता है और ये जमा हो जाता है। ठीक, आपको पैसा निकालना है, एक टोकन मिल जाएगा, आपको जमा करना होगा तो भी, निकालना होगा तो भी, एक टोकन मिल जाएगा। अब पीछे से क्या काम हो रहा है, स्लिप जाएगी तुरंत। ये नहीं कि हम लोग अब इसको प्रॉपर लेजर में एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, फिर पोस्टिंग करेंगे, है कि नहीं। अब लेजर में एंट्री करना, पोस्टिंग करने टाइम लग जाएगा, तब तक वो बंदा बैठा हुआ है 4 घंटे 5 घंटे, पोस्टिंग हो रही है कि अरे नहीं भाई, स्लिप सिस्टम है, डायरेक्ट एंट्री हो रही है। फर्स्ट टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू सी। अभी तक हम लोग देखते थे ट्रांजैक्शन होता था, 1 दिन बाद जर्नल एंट्री होती थी। लेकिन अगर आप अब पैसे लेने गए हैं, यू जस्ट वांट टू गेट योर मनी बैक इमीडिएटली। और ऐसा भी नहीं है बैंक आपको तुरंत दे देता है, स्लिप जाओ निकाल लो, निकाल कर लेके बैंक, अरे इसके खाते में तो पैसा था ही नहीं, 1 लाख रुपए ले गया। अरे नहीं, मैच कराया जाता है। जब तक आपके पास काउंटर पर नंबर आता है, इसका मतलब अंदर की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका अकाउंट एडजस्ट हो चुका है, तब आपके पास वो 1 लाख रुपए आ रहा है। सोचो, उतनी देर में आपके अकाउंट में एडजस्टमेंट भी हो गया और अकाउंटिंग भी बन गई, यानी क्विक अकाउंटिंग सिस्टम है। और इस सिस्टम को, अच्छा अब अगर आप बैंक वाला बंदा जो बैंक में वो काम कर रहा है, सोचो बैंक में जो काम कर रहा है उसको चाय पीने का मन किया, तो अब ऐसा नहीं कि इधर आओ, ये उनको बुलाया चाय ले आओ, ना 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 ना, वो स्लिप भरेगा, उसका अप्रूवल जाएगा, तुरंत अप्रूवल जाएगा, और उसके बाद उसके लिए चाय आएगी, समोसा आएगा, पकौड़ा आएगा, मिठाई आएगी, जो भी आएगी, सब चीज़ स्लिप सिस्टम के हिसाब से आएगा। आपको पैसा निकालना है, आपको पैसा जमा करना है, आपको कुछ भी काम करना है, यू हैव टू फिल अप अ स्लिप। और इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप, यानी पैर स्लिप कर गया वो वाला नहीं, स्लिप वो पर्ची को कहा जाता है, स्लिप पे स्लिप या रिसिट स्लिप जो भी हो, उसको हम लोग कहते हैं स्लिप सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये बैंक का स्पेशल नेचर होता है काम करने का, बाकियों से अलग हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हाँ, स्लिप सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से आपकी तुरंत डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, डायरेक्ट सारी चीज़ें अकाउंट्स में पोस्ट होती हैं। उसके बाद आपका डे लेजर वगैरह रखा जाता है, डे बुक वगैरह मेंटेन की जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो बाद में बनाए जाते हैं। कैश बुक बनती है, आपका जनरल लेजर बनते हैं, उसमें जनरल लेजर में पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं। जीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं जीएल, जनरल लेजर। क्लियर हुआ? अब अगर बैंकिंग कंपनियों की बात की जाए
तो इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। आपने पैसा डिपॉजिट किया, ये बंदा आता है बैंक में, कहता है हमें ना अपना करंट अकाउंट ओपन करना है। इसने मेरे यहाँ बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया। करंट अकाउंट का मतलब डेली डेली ये ट्रांजैक्शन करेगा, हर दिन हर दूसरे दिन बिजनेस का ट्रांजैक्शन करेगा, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होगा, कभी पैसा 10 बार डालेगा तो कभी 50 बार निकालेगा। इसे कहते हैं करंट अकाउंट, जो आपके नॉर्मली बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, यू आर अ सैलरीड पर्सन। आप महीने में 2 बार 4 बार 6 बार आप जाते हैं बैंक में, पैसा लगाते हैं या निकालते हैं। एक लिमिटेड वे में आपका ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है एफडी बनाना, फिक्स्ड डिपॉजिट बनाना। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है आपने बैंक को सीधे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा दे दिया, अब आपको केवल इंटरेस्ट चाहिए। दैट इज नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट भी इसको नाम दिया जाता है। टर्म का मतलब ड्यूरेशन, यानी कई समय के लिए, काफ़ी ज़्यादा समय के लिए आप बैंक में पैसा डालते हैं। अब तक तुम लोग के दिमाग में ये रहता होगा फिक्स डिपॉजिट का मतलब 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। लेकिन आज इतना समझ लो, फिक्स डिपॉजिट जरूरी नहीं सालों के लिए हो। फिक्स डिपॉजिट एक एक हफ्ते 10-10 दिन के लिए भी होता है। मालूम है नहीं मालूम है? सुन लो कैसे। इसके पास 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस है, करोड़ों रुपए का, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 10, 15 करोड़ पड़े हुए हैं। क्या करे उस पैसे को 10 दिन के लिए? अब इसको मालूम है मुझे 5 दिन तक उस पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा ये बैंक में जमा कर दे, 5 दिन के लिए एफडी कर दे, 10 दिन के लिए एफडी कर दे, मान लेते हैं 10 दिन के लिए एफडी कर दे, तो 10 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, हज़ारों रुपए मिल जाएंगे तुमको, नहीं मिलेंगे? तो दिनों में भी एफडीज होती हैं। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये कि बैंक आपके साथ, अच्छा बैंक केवल यही काम नहीं करता, पैसा देना और पैसा लेना, इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना, इसके अलावा वो अपने कस्टमर को कई सारी फैसिलिटीज़ देता है। गारंटी की फैसिलिटी देता है। कस्टमर को कोई बिजनेस खड़ा करना है, उसको कहीं के लिए गारंटी चाहिए तो बैंक गारंटी मिलती है। क्या मिलती है? बैंक गारंटी मिलती है। तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं कलेक्ट करके दूंगा तुम्हें। तुम्हारे लिए मैं फैक्टर का काम करूंगा, तुम्हें बताऊंगा किस क्लाइंट को माल बेचो, किस क्लाइंट को माल ना बेचो। ये फैक्टर का काम भी बैंक कर रहे हैं। अंडर राइटिंग से रिलेटेड काम बैंक कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? लेकिन दिस इज नॉट द मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ बैंक। ये अदर बिजनेस में आता है। बैंक आपके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाता है ताकि आप किसी को पेमेंट कर सको, और बीच में क्या ले लेता है? कमीशन। अब बात समझ में आई? क्लियर है? हमें उस बैंक का क्या करना है, तो अब इस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब बैंक हमारे लिए क्या कर रहा है? डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा काम एक और बैंक करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देना। नाम सुना होगा, एलसी, या लेटर ऑफ क्रेडिट, नाम जानते हो? काम क्या होता है मालूम है लेटर ऑफ क्रेडिट का? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कभी जाना है? क्रेडिट फॉर ना लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम एलसी भी बोलते हैं, ढंग से सुनना क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मिस्टर, चलो क्या नाम है, अजीत इंडिया का, एंड मिस्टर हैरी यूएस का, ठीक? ये मेडिसिन सेल करता है, मेडिसिन से रिलेटेड इसकी कंपनी है। एक दिन इंटरनेट पे ऐसे से बैठा था, काम कर रहा था कीबोर्ड पे, अचानक इसका कांटेक्ट हो गया हैरी से। अब हैरी भी वहाँ मेडिसिन से रिलेटेड ट्रेडिंग करता है। दोनों की बातचीत हुई, डील डन डनाडन डन, वहीं नेट पर ही हो गई। ये कहता है हमें 2 करोड़ रुपए का माल सप्लाई करो इसको। अब ये फूल कर कुप्पा हो गया, 2 करोड़ का विदेश से ऑर्डर लग रहा है, ठीक है ना? तुरंत गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस बनवाया, कहा मैं एक्सपोर्ट करूँगा। इधर से उधार ले करके उसकी वेबसाइट देखा, सब चंगा भला नज़र आया, माल भेज दिया, सेल दिखा दिया 2 करोड़, नेट प्रॉफिट 10 लाख 20 लाख दिखा दिया, बड़ा खुश हो गया।
साल भर में इंडिया में 1 करोड़ का सेल नहीं होता, एक के बार में हमारा 2 करोड़ का सेल हो गया, खुश। उसके बाद उससे का पैसा दो, वो ऑनलाइन ही नहीं हो रहा। ये बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। अब बताओ, बिजनेस तो आज की डेट में क्रॉस कंट्री हो रहे हैं, ऐसे रहने दे लोगों को। लोग एक दूसरे से जब तक फेस टू फेस ना मिलें तब तक बिजनेस भी ना हो, ये तो गलत है। अरे कोई अमेरिका में बैठा है, कोई हिंदुस्तान में बैठा है, अरे भाई बिजनेस कर लो, दिक्कत क्या है तुमको, कर लो बिजनेस। प्रॉब्लम किस चीज़ की है? प्रॉब्लम कैसे नहीं है सर, पैसा लेकर भाग जाएगा तो कैसे नहीं प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम को हम दूर कर देते हैं। कैसे? लेटर ऑफ क्रेडिट। कैसे दूर होता है? मैं इससे कहूँगा तुम्हें मेरा सामान चाहिए, दवा चाहिए, तो कहेगा हाँ। तो मैं कहूँगा जाओ, सबसे पहले अपने बैंक के पास जाओ और अपने बैंक से कहो कि मेरे बैंक को एलसी दे दे। तुम झूठ बोल सकते हो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ का बैंक मेरे यहाँ के बैंक से झूठ नहीं बोलेगा। अब बात समझ में आई? तो ये अपने बैंक से एलसी भिजवाता है, इसके पास सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब इसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, ये बैंक इसको बताएगा, ये सामान सप्लाई कर देगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय मिस्टर हैरी, बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ ऑल द ड्यूज। इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज एलसी। अब समझ में आया? तो आज हम आराम से क्रॉस कंट्री ऑपरेशंस कर सकते हैं बिना किसी डर के। और उसमें देखो ना, सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? बैंक। ये बैंक ही है जिससे हमको बेनिफिट्स मिल रहे। इज इट क्लियर? एज अ मीडिएटर वो हमारे लिए कई सारे अलग अलग काम करता है। सर एक बार ना आप हमें फॉर्मेट बता दीजिए, क्या बना दीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें कवर्ड होंगी, लेकिन एक बार दिमाग में फॉर्मेट तो सेट हो जाए। सबसे पहले बैलेंस शीट। फिक्स एसेट का तुम लोग को शेड्यूल नंबर पहले से ही मालूम है, शेड्यूल नंबर 10। उसका शेड्यूल नंबर चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे एएस हो, 10 ही रहेगा। ये होगा शेड्यूल नंबर, ये होगा रुपीस। कैपिटल एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 3, डिपॉजिट्स शेड्यूल नंबर 3, बोरोइंग्स शेड्यूल नंबर 4, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस शेड्यूल नंबर 5। देखो ना, लायबिलिटी साइड हमने पूरा कर लिया। और एक अच्छी चीज़ तुम लोग को देखने को मिली, इंश्योरेंस कंपनी का अगर फॉर्मेट याद है, अगर तुम लोगों ने किया है, तो हम लोग करंट लायबिलिटी को नीचे माइनस करते थे शेड्यूल नंबर 13 एंड 14 में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ करंट लायबिलिटीज आप यहीं शो करते हो। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं शेड्यूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10। 10 का मतलब कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। ये बैलेंस शीट। अगर मैं बोलूं
शेयर कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। फिर बोलो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। सिंपल है। हाँ नहीं, भूल जाता है घर जाने के बाद। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। एसेट्स में कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट एंड अदर एसेट। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट एंड अदर एसेट्स। फिर से बोला जाए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। आसान लग रहा होगा, है नहीं? अभी तो हम लोग को सर ये मालूम ही नहीं कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई का मतलब क्या, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का क्या लेना देना। और तो और चल सकते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है कि इसमें टोटल 16 शेड्यूल्स हैं। कितने? 16 शेड्यूल्स आर देयर। अगर नहीं बताया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, और जैसा शेड्यूल बोलता जाए वैसे शेड्यूल वाइज चलते जाओ। शेड्यूल 11 हो गया था ना, शेड्यूल नंबर 12 और 13 इनकम साइड है। कौन कौन सा? इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम हो गया, दिस इज योर इनकम साइड। और इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट जाता भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 15, 16 आपका ऑपरेटिंग है। शेड्यूल नंबर 12 कंटिजेंट लायबिलिटी था। सॉरी, एक छूट गया, कंटिजेंट लायबिलिटी, सॉरी। हाँ, बिलो द बैलेंस शीट, नॉट इन द बैलेंस शीट, below the balance sheet. Schedule number 13, 14, 15 and the last operating expenses. ये आ गया आपका B, ये आ गया आपका B। अगर ए में से बी माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट और लॉस आएगा, माइनस एप्रोप्रिएशंस आ जाएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बोलो ना, ये है आपका पूरा सिस्टम। हम लोगों को इसके हर एक शेड्यूल के अंदर की डिटेलिंग सारी रटनी है। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, शेड्यूल 2 के अंदर क्या है, शेड्यूल 3 के अंदर क्या है, शेड्यूल 4, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, 13, 14 सारे रटने। क्लियर है? क्योंकि अगर आपने ये सारे शेड्यूल रट लिए और एग्ज़ाम में बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आ गया और 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने फॉर्मेट बना लिया और आंसर गलत हो गया, 2 मिनट के लिए मानते हैं, तो भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, उल्टा सीधा फॉर्मेट बना लिया, तो आपका सही होते हुए भी आंसर 4 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो बताओ क्या करें? 5 क्यों? पूरा पाओगे? तुम 5 के पीछे क्यों? मतलब गलत करके आना है, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो पूरा सही करेंगे, मेहनत इसलिए थोड़ी कर रहे हैं गलत करके आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, बैलेंस विद बैंक्स एंड कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशन। दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसका? बैंकिंग कंपनी का।
दो वर्ड सुनोगे तुम लोग, बैंकों को दो रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। दो रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ये याद रखना। ये दो रिजर्व्स बैंकों को मेंटेन करने ही करने हैं, चाहे उनको आप सीआरआर का नाम दे दो या एसएलआर, तो दोनों अलग अलग हैं। सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? सीआरआर क्या होता है, ढंग से सुनना। इसने मेरे यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, उसने मेरे यहाँ करंट अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने एफडी अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने कोई अकाउंट खुलवा रखा है। 50 तरह के अकाउंट मेरे यहाँ ओपन है। कभी भी कोई भी बंदा मेरे पास आ सकता है, पैसा चाहिए तो मुझे सपना नहीं आ रहा है। आई एम अ बैंकिंग कंपनी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इन्वेस्ट मैक्स ऑफ द फंड इन द मार्केट सो दैट आई कैन अर्न। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में हो जाए। मेरे पास 1000 रुपये यहाँ से आया, 1000 रुपये दे दिया, कल ये आया हमको 100 रुपये चाहिए, कहाँ से दें? अब क्या कहा, मेरा पैसा तो मुझे दो। तो द बैंक हैव टू मेंटेन देयर कैश रिजर्व रेशियो। इट डजंट मीन एट ऑल दे हैव टू मेंटेन देमसेल्व्स, दे कैन मेंटेन इट बाय ओपनिंग अ अकाउंट विद द आरबीआई। अब चाहे वो अपने यहाँ मेंटेन करें, चाहे आरबीआई के पास मेंटेन करें, दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। What would be the amount? That is depend upon the time and demand liabilities of the bank. टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, तुम लोग कितना हमसे मांग सकते हो? अगर सारे लोग आज के आज मांगने आ गए तो मुझे इतना देना पड़ेगा, इसका 4% मेंटेन कर लो। 4%, हाउ मच? 4%। ये आपको एटलीस्ट मेंटेन करना ही करना है। जितना भी मेरा टाइम लाइबिलिटी होगा, जितना भी मेरा डिमांड लाइबिलिटी होगा। सर ये डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी क्या है? वही है डिमांड लाइबिलिटीज। जब जब तुम लोग डिमांड करोगे तब तब हमें पैसा देना पड़ेगा। अब चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो। सेविंग बैंक कभी कभी डिमांड लाइबिलिटी का पार्ट होता है, सेविंग बैंक कभी कभी टाइम लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। एफडी आपका टाइम लाइबिलिटीज का पार्ट होगा। इज इट क्लियर? तो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो जितनी भी मार्केट से हमने पैसे ले रखे हैं, अब चाहे वो टाइम लाइबिलिटीज हो, चाहे वो डिमांड लाइबिलिटीज हो, उनका एटलीस्ट 4% हमको सीआरआर मेंटेन करना है, चाहे मैं अपने यहाँ मेंटेन करूँ, चाहे मैं आरबीआई के पास मेंटेन करूँ। इज इट क्लियर? पक्की बात है। आरबीआई में तुम अकाउंट अगर खुलवाओगी तो क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? देखो आरबीआई तुम्हारा कौन सा अकाउंट खोलेगी? आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। वो आपका बैंक नहीं है। आरबीआई से आप कभी डील कर ही नहीं सकते। आरबीआई से केवल बैंक डील करते हैं। बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा कर सकते हैं, बैंक अपना पैसा आरबीआई से निकाल सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। वो बैंक का आपस का ट्रांजैक्शन है। आप शेड्यूल्ड बैंक में जाओ, कॉमर्शियल बैंक में जाओ, कोऑपरेटिव बैंक्स में जाओ, आरआरबी में जाओ, जिसमें जाना हो जाओ। अब बात समझ में आई? लेकिन आप आरबीआई के पास मत चले जाना, हमें आपके यहाँ अकाउंट खोलवाना है, दौड़ा देगा, उसके अकाउंट ओपन नहीं होता। इज इट क्लियर? तो कैश रिजर्व रेशियो इट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। कितने का? टाइम लाइबिलिटी एंड डिमांड लाइबिलिटीज का 4% ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। दिस इज योर कैश रिजर्व रेशियो। क्यों किया जाता है? ताकि अगर हमारे कस्टमर जिन्होंने टाइम लाइबिलिटीज या डिमांड लाइबिलिटीज जनरेट कर रखी हैं, अगर वो पैसा मांगने आए तो हम उनके पास उनको सेटिस्फाई कर सकें। एटलीस्ट उसके लिए हम 4% का सीआरआर रखेंगे। हाँ या ना? बोलो। अच्छा, एक चीज याद रखना, पहले हम रिजर्व फंड बना लेते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये मैंडेटरी होता है, दिस इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो, देन इट इज बेटर टू प्रोवाइड दिस रिजर्व। अगर आपके एग्जाम में ना दिया हो क्वेश्चन में, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका स्टडी मैट ही ये 2 लाइनें बोल रहा है कि अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि डू नॉट ट्राई टू प्रिपेयर और मेंटेन दिस रिजर्व। यू हैव टू मेंटेन दिस रिजर्व अप टू व्हाट लेवल? 25%। क्यों? किस चीज का? सुने ढंग से।
Every banking company incorporated in India is required to create a reserve fund and to transfer at least 25% of the profit to its reserve fund. 25%, कम से कम आपको 25% किसका? प्रॉफिट का कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व फंड में. और कहा गया है स्टूडेंट शैल इंश्योर दैट 25% ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग करंट ईयर इज ट्रांसफर्ड एज स्टैट्यूटरी रिजर्व एवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द इश्यू इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन. इज इट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है बावजूद इसके आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व या कंपल्सरी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा. बैंकिंग कंपनी को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है. क्या मेंटेन करना पड़ता है? एसएलआर, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. बैंकिंग कंपनी हैव टू मेंटेन सफिशिएंट लिक्विड. सफिशिएंट लिक्विड, लिक्विड का मतलब पानी नहीं, लिक्विड का मतलब द थिंग्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इमीडिएटली, द थिंग्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली. अब चाहे आप उसको गोल्ड के फॉर्म में रखो, कैश के फॉर्म में रखो या अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो. जाहिर सी बात है गोल्ड इज इक्वल टू योर मनी. तो गोल्ड हो, मनी हो, करेंसीज हो या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो, आप इस फॉर्म में रख सकते हैं एसएलआर को. अच्छा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दिस सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखता है and prevents bank from overextending their resources. Liquidity norms have been settled and given statutory recognition. That is 21.5%. That is 21.5% of demand and time liabilities. That is 21.5% of demand and time liabilities. Is it clear? यानी हमको तीन चीजें याद रखनी है, एसएलआर, सीआरआर और स्टैट्यूटरी रिजर्व. ट्रांसफर टू रिजर्व या स्टैट्यूटरी रिजर्व. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना भी बोले तो भी हमें ये स्टैट्यूटरी रिजर्व तो मेंटेन करना पड़ेगा. अगर हमें क्वेश्चन ना भी बोले देन ऑल्सो वी आर नीडेड टू मेंटेन आर स्टैट्यूटरी रिजर्व. दैट इज 25% ऑफ द प्रॉफिट एटलीस्ट वी हैव टू ट्रांसफर. The rest to reserve statutory liquidity ratio and CRR, cash reserve ratio. CRR should be at least 4% of the demand and time liabilities and can be maintained by bank themselves or with the RBI. A statutory liquidity ratio, that is 21.5%, and liquidity means there is a need to maintain the liquid form of the assets, either in the form of cash, currency, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हैं इसको. अब हम फिर से एक बार देखते हैं क्या हम लोगों ने देखा था बैलेंस शीट में. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन. उसके बाद कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स, इंटरेस्ट अर्नड, अच्छा कंटिजेंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. इज इट क्लियर? ये चीज़ याद रहेगी, भूलोगे नहीं. सबसे पहले हम शेड्यूल पिक करेंगे, शेड्यूल नंबर 1. Authorized, issued, subscribed, called up, paid up plus forfeited minus calls in arrear. That's it, खत्म है. Authorized, issued, subscribed, called up, paid up plus forfeited minus calls in arrear. शेड्यूल नंबर 1 में हमारी जो शेयर कैपिटल बांटी गई है, अथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फॉरफिटेड शेयर्स माइनस कॉल्स इन एरियर. अथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, issued, called up, paid up plus forfeited minus calls in arrear. Authorized, issued, subscribed, called up, paid up plus forfeited minus calls in arrear. Authorized, issued, subscribed, called up, paid up plus forfeited minus calls in arrear. जरा बोल कर दिखाओ. हो गया, अटक गए. Authorized, issued, subscribed, called up, paid up plus forfeited minus calls in arrear. बोलो. ऐसे बोलो, अथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप प्लस फॉरफिटेड माइनस कॉल्स इन एरियर. कितना आसान है, जरा बोल के दिखाओ.
अरे बोलो भाई, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। Authorized should subscribe called up paid up plus forfeited minus calls in arrear. Authorized should subscribe called up paid up plus forfeited minus calls in arrear. Authorized should subscribe called up paid up, हमें नहीं रटना है, रटना तुम लोग को है। Authorized should subscribe called up paid up plus forfeited minus, तो paid up की जगह fed up मत बोल देना। Authorized should subscribe called up paid up plus forfeited minus calls in arrear. Authorized should subscribe called up paid up plus forfeited minus calls in arrear. जवान कहीं ना कहीं अटक रही होगी, अटक रही है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2। जहां तक मुझे मालूम है, सुन लो, वैसे मैं एक बार देखना पसंद करूंगा कहीं गलत मुंह से निकल जाए। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट, ये 5 होते हैं। देखो फॉर्मेट कहाँ बना हुआ है, पेज स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस इन पीएल अकाउंट, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। दैट्स इट। तो अभी तक 2 शेड्यूल हैं। अथराइज्ड शुड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप प्लस फॉरफिटेड माइनस कॉल्स इन एरियर। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल अकाउंट। देखो ना, हम लोग सब जानते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व अभी देखा, कैपिटल रिजर्व जानते हैं, कई बार पढ़ा है, नहीं जानते तो अब आएगा तो देखेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, और मैंने तुम लोग को ये शायद नहीं बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व से अलग दिखाया जाता है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। जब शेड्यूल 3 देखोगे तो तुम लोग को अच्छी तरह पता चलेगा कि शेड्यूल 3 कंपनी के CRR, DRR और सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी कैपिटल रिजर्व के साथ मर्ज नहीं किया जाता। शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जब हम लोग उसमें रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एंड CRR आर नॉट द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिजर्व, दैट मस्ट बी शोन सेपरेटली अंडर द शेड्यूल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, बैलेंस इन पीएल। 2 चीज़ें अब तक हम लोगों ने देखी। Authorized issued subscribe called up paid up plus forfeited minus calls in arrear. Statutory reserve, capital reserve, security premium, revenue and other reserve, balance in PL account. Deposits. अच्छा, क्लियर कर लेते हैं। सुन लो, तुम लोगों ने मुझ बैंक पर भरोसा करते हुए अपना पैसा या तो डिमांड डिपॉजिट में रखा, या सेविंग बैंक डिपॉजिट में रखा, या टर्म डिपॉजिट में रखा कि नहीं रखा। तो एक तरह से ये मेरी एसेट्स बन गई। क्या बन गई? इतनी मार खाओगे, मेरे लिए लायबिलिटी है, और इसीलिए ये है शेड्यूल नंबर 3। डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, 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 डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट करेंट अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट नॉर्मल सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट FD अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। इज इट क्लियर? अब उसके बाद फिर आगे तोड़ते हैं, उसके लिए हमको जरूरत नहीं है। इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया छोड़ दो उसको। तो डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट। शेड्यूल नंबर 4, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बोरोइंग्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बोरोइंग्स इन इंडिया, आउटसाइड